Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 11's NCERT, Indian Constitution at Work. We are on chapter 2, Rights in Indian Constitution. In the previous videos, we have already discussed the few rights to equality, freedom against exploitation, freedom of religion. लास्ट सेशन में हमने राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन पढ़ा था. आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट एंड राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट राइट होता है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज. इट इज हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज सेड बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी. तो आज हम ये दो चीज़ें पढ़ेंगे. आगे आने वाले सेशंस में हम DPSP, फंडामेंटल ड्यूटीज़ और रिलेशनशिप्स के बारे में बात करेंगे. आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. देखिए, पहले हम पढ़ेंगे कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स. These are defined in our constitution in article 29 and article 30. ठीक है, ये दो आर्टिकल्स में हमारे भारत के संविधान में पार्ट 3 में आर्टिकल 29 एंड 30 इट सेज अबाउट कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट. हम एक बहुत डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारे सेक्शन ऑफ पीपल दे लिव टुगेदर. ऑल्सो इस डाइवर्स सोसाइटी में कुछ ऐसे सोशल सेक्शंस भी हैं जो कि कम नंबर में हैं एज कम्पेयर टू लार्जर ग्रुप. एक सपोज ए ग्रुप है जिसमें अप्रॉक्सीमेटली 100 लोग हैं और एक बी ग्रुप है जिसमें आपको सिर्फ 5 लोग हैं. तो ये जो ग्रुप हो गया ये आपका माइनॉरिटी हो गया और ये जो ग्रुप हो गया ए, ये हो गया मेजॉरिटी. अब हमारा देश है डेमोक्रेटिक है, यानी कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव से इलेक्ट करते हैं. तो ऐसा भी हो सकता है कि 100 लोगों से ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स आ जाएं पार्लियामेंट में और ये 5 लोगों से सिर्फ कम लोग आ पाए. फॉर एग्जांपल 100 लोगों में से आपको 20 लोग पार्लियामेंट में आ जाएं और 5 लोगों में से आपके पास सिर्फ एक व्यक्ति आ पाए. तो इन 5 लोगों का सिर्फ एक व्यक्ति की आवाज़ क्या किसी भी इम्पॉर्टेंट डिसीजन में काम आ सकती है? नहीं. बट अगर कोई ग्रुप है जो माइनॉरिटी में है तो क्या ज़रूरी है कि इसको इस बड़े वाले ग्रुप की मेजॉरिटी वाले ग्रुप का कल्चर अडॉप्ट कर लेना चाहिए? नहीं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इस चीज़ को बिलीव किया कि हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है और डाइवर्सिटी ही हमारे भारत की स्ट्रेंथ है. इसीलिए हमारे यहाँ माइनॉरिटी के लिए भी सर्टेन राइट्स दिए गए हैं. कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स में देयर इज़ राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू मेंटेन देयर कल्चर. उनके पास, अपनी माइनॉरिटी के पास राइट्स हैं कि वो अपना कल्चर इंडिपेंडेंटली मेंटेन करें. बट ये याद रखना है कि ये जो माइनॉरिटी स्टेटस है इट इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन ओनली अपॉन रिलीजन. ठीक है, माइनॉरिटी किसी भी सेक्शन की हो सकती है. लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हो सकती है, कल्चरल माइनॉरिटी हो सकती है. ठीक है, तो इसमें रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, कल्चरल सारे के सारे इंक्लूडेड हैं. अभी माइनॉरिटी क्या होगी? बाय डेफिनेशन इसको आप समझ लीजिए एक ऐसा ग्रुप जिसके पास एक कॉमन लैंग्वेज है या फिर एक कॉमन रिलीजन है या फिर किसी पर्टिकुलर पार्ट में देश के रहता है या फिर पूरे देश में वो रहता है लेकिन बहुत ही कम संख्या में है. ठीक है, उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज़. एज कम्पेयर टू द बिगर कम्युनिटीज़ उनकी संख्या कम होगी, उनकी नंबर्स कम होंगे. ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं उनके खुद के कल्चर्स होते हैं, उनकी खुद की लैंग्वेजेस होती हैं. हो सकता है कि उनके खुद के स्क्रिप्ट्स हों और उनके पास ये हमारे संविधान के अंदर राइट है कि वो उन स्क्रिप्ट्स को, लैंग्वेजेस को, कल्चर को कंजर्व करें और इनको डेवलप करें, इनको इवॉल्व करें. इसी के अंदर हमारे भारत के संविधान में प्रॉपर प्रोविजंस हैं कि ये जो सारी माइनॉरिटीज़ हैं, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, ये क्या कर सकती हैं? ये अपने खुद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सेटअप कर सकती हैं. क्या सेटअप कर सकती हैं? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस. अभी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस खोल के ये लोग क्या करेंगे? ये अपनी माइनॉरिटी स्टेटस, अपने स्क्रिप्ट को, अपने कल्चर को, अपनी लैंग्वेजेस को कंजर्व कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं, अपने ही लोगों को ये चीज़ें सिखा सकते हैं, है ना. और तो और गवर्नमेंट के यहाँ पे एक बात बोली गई है कि गवर्नमेंट अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को पैसे दे रहा है या फिर किसी तरह का एड दे रहा है तो वो डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर नहीं करेगा, ये सोच के कि उस एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट कोई माइनॉरिटी कम्युनिटी करवा रही है. तो यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से जो डिस्क्रिमिनेशन है उसको भी इंश्योर किया गया है कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो पाए. ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया. तो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स के अंदर क्या है? कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स के अंदर है उनके प्रोटेक्शन, वो अपनी लैंग्वेजेस, कल्चर
ये जो है वो प्रोटेक्ट कर सकती हैं और अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी ओपन अप कर सकती हैं। और गवर्नमेंट किसी भी तरह का गवर्नमेंटल एड देते वक्त एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को ये नहीं सोचेगा कि वो कम्युनिटी है, वो माइनॉरिटी कम्युनिटी है, तो हम इसको एड नहीं देंगे। इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन भी, प्रोहिबिशन आपको इसी आर्टिकल के अंदर मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट राइट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट राइट है। अगर ये राइट नहीं होगा तो बाकी के राइट्स का भी कोई इम्पोर्टेंस, कुछ महत्व नहीं बन जाता। इसीलिए हमारे की कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी, उनका कहना था राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो है वो है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस इज़ वेरी बेसिक ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पहले मैं बता दूं कि आपको राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 से 35 के अंदर मिल जाएगा। ये जो देखिए मेयरली सिर्फ राइट्स का लिख देना, अगर हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ राइट्स को लिख दिया कि आपको भाई ये राइट है, ये राइट है, फ्रीडम, इक्वालिटी एंड सो ऑन, आपने सारे आर्टिकल्स राइट्स मेंशन तो कर दिए, लेकिन ये इंश्योर करना ज़रूरी है कि इनकी प्रैक्टिस और इनको प्रॉपरली डिफेंड किया जाए। इनके अगर सपोज किसी ने इसके अगेंस्ट अटैक किया तो इनका डिफेंड भी तो ज़रूरी है। वही है आर्टिकल आपका राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। इसीलिए इसको बोला गया है हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, दिस राइट्स गिव्स अ सिटीजन राइट टू अप्रोच टू हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति ने उनका फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर दिया या फिर कभी किसी व्यक्ति को लगता है कि हमारे स्टेट ने या फिर गवर्नमेंट ने हमारी फंडामेंटल राइट वॉयलेट कर दी है, तो हम कहाँ पर जाएंगे, हम जाएंगे हाई कोर्ट्स के पास, हम सुप्रीम कोर्ट के पास जाएंगे और अप्रोच करेंगे उनको, सो दैट हमारा जो फंडामेंटल राइट है वो रिस्टोर किया जा सके। इसी को बोलते हैं राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। अब इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट कुछ रिट्स जो है वो इशू कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रिट्स क्या होते हैं? रिट्स एक तरह की कमांड होती है जो कि कोर्ट देता है किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी अथॉरिटी को, जिससे वो अथॉरिटी को वो ऑब्स्टेन करेगा या फिर बताएगा कि किस तरह से एक्ट करना है। तो रिट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होती है जुडिशियल कोर्ट्स के पास। ओके, ये क्या है? डायरेक्टिव्स हैं टू द गवर्नमेंट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ राइट्स। इस तरह के हमारे यहाँ कुछ रिट्स हैं, स्पेशल रिट्स हैं, इनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहला है हेबियस कॉर्पस। अब इसके अंदर क्या होगा, हेबियस कॉर्पस का जो असली मतलब होता है वो होता है टू हैव द बॉडी ऑफ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि ये जो आपने अरेस्ट किया है इस इंसान को, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने लेकर आओ। एंड सुप्रीम कोर्ट ये भी बोल सकता है कि इस अरेस्टेड पर्सन को फ्री कर दो, अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि जो अरेस्ट का ग्राउंड था वो अनलॉफुल था या फिर सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। सिंपल। अब ये बात याद रखनी है कि हेबियस कॉर्पस की जो रिट है वो सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों इशू कर सकते हैं। और किन की तरफ कर सकते हैं? चाहे वो कोई प्राइवेट मेंबर हो, चाहे वो कोई पब्लिक अथॉरिटी हो, दोनों की तरफ रिट कर सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे रिट्स पे, जो है मंडामस। इसका लिटरल मीनिंग क्या होता है? इसका लिटरल मीनिंग होता है वी कमांड। इसका मतलब ये जो रिट्स हैं वो कोर्ट यूज करेंगे पब्लिक ऑफिशियल्स को ऑर्डर करने के लिए जो कि फेल हो गए हैं अपनी ड्यूटी परफॉर्म करने से, या फिर उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया अपनी ड्यूटी करने के लिए, तो कोर्ट उनके खिलाफ ये जो है रिट इशू कर सकती है। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति है, अगर कोई पब्लिक ऑफिशियल है जो कि अपनी ड्यूटी जो है वो ना करे, बोल दे कि हम मुझे नहीं करना है, और उसकी वजह से किसी व्यक्ति की फंडामेंटल राइट चली जाए, तो क्या होगा? तो यहाँ पे कोर्ट्स क्या कर सकते हैं? ये इशू कर सकते हैं। बट एक बात याद रखनी है कि ये जो मैंडामस है ये प्रेसिडेंट और स्टेट के गवर्नर्स के खिलाफ आप इशू नहीं कर सकते। अब नेक्स्ट है प्रोहिबिशन। थर्ड वन इज प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन का लिटरल मीनिंग टू फॉरबिड। ठीक है, अब ये क्या होगा? हायर कोर्ट इशू करता है जब लोअर कोर्ट अपने जुरिडिक्शंस के बियॉन्ड कोई केस कंसिडर कर ले। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोहिबिशन। सो हायर कोर्ट टू लोअर कोर्ट ये जाता है। हायर कोर्ट छोटे कोर्ट को मना कर सकता है कि आप ये मत लें, आपके जुरिडिक्शंस के बाहर है ये केस। तीसरा कंडीशंस होती है क्यू वारंटो। क्यू वारंटो का लिटरल मीनिंग होता है बाय बॉट अथॉरिटी, यानी कि ये रिट इशू करते वक्त ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट देखते हैं कि पब्लिक ऑफिस का क्या क्लेम था, लीगैलिटी ऑफ क्लेम देखा जाता है।
अगर किसी कोर्ट को लगता है कि कोई एक पर्सन है जो कि पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहा है बट ही इज़ नॉट एंटाइटल्ड टू होल्ड दैट ऑफिस, तो वो क्यू वारंटो इशू कर सकते हैं. पूछते हैं बाय व्हाट अथॉरिटी यू आर एट दैट पोजिशन. ओके, उस पर्सन को रेस्ट्रिक्ट करेगा उस पोजिशन पे आने के लिए. एंड द नेक्स्ट वन इज सर्टियोराई. अब ये क्या है, इस रिट के अंदर इसका लिटरल मीनिंग होता है टू बी सर्टिफाइड. ओके, इसके अंदर इसका मतलब होता है टू बी सर्टिफाइड और टू बी इन्फॉर्म्ड. ये जो रिट है, ये कोर्ट हायर कोर्ट लोअर कोर्ट की तरफ ऑर्डर कर सकते हैं, उनको ऑर्डर कर सकते हैं ईदर टू ट्रांसफर द केस विच इज पेंडिंग विद देम टू द हायर अथॉरिटी. ठीक है, ट्रांसफर कर दो केस अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो. ये हो गए हमारे रिट्स, बेसिक रिट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, सो देखिए हमने देखा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज के अंदर कोर्ट्स के पास कुछ रिट्स इशू करने के राइट्स हैं. रिट्स इशू करके क्या इंश्योर करते हैं कि इंसान की फंडामेंटल राइट्स है वो थ्रेटन ना हो, इंश्योर हो पाए, प्रोटेक्शन दे पाए. प्रोटेक्शन देने के लिए एक बहुत से और भी मैकेनिज्म जो हैं हमारे यहाँ बनाए गए हैं, जैसे कि नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज़, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन्स, SC ST दलित्स, इन सब के लिए कमीशंस बनाए गए हैं. नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है जो कि प्रोटेक्ट करता है फंडामेंटल एंड दूसरे तरह के राइट्स. तो ये हो गए हमारे राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. सो गाइज, जाते जाते एक क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट्स आर डिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर BR अम्बेडकर जी एज अ हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. सो आंसर आपके सामने है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज. ये बड़ा ही ज़रूरी राइट्स है क्योंकि ये इंश्योर करता है और प्रोटेक्ट करता है हमारे बाकी फंडामेंटल राइट्स को. सो बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस टॉपिक, दैट इज द फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने ये सारे 6 राइट्स पढ़ लिए हैं. अब नेक्स्ट सेशन में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे. हम पढ़ेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल ड्यूटीज एंड ऑल्सो रिलेशनशिप पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स का और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स का. ये सब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में. तब तक के लिए बने रहिए एंड इफ यू like this video, please do subscribe to our YouTube channel for more videos and updates. Also, download our Sprint UPSC app to practice book, chapter or topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos won't help unless you practice thoroughly. Identify your mistakes and work to improve your performance, and Sprint UPSC is perfect app to do all of this. Thank you and I will see you in the next video.